जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहनकर फूल खिला है फूल खिला है। गुलजार साहब ने कितनी ही खूबसूरत तरीके से एक बच्चे की पैदाइश को एक फूल से कंपेयर किया है। 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद जब बच्चा गोद में आता है, हर पेरेंट की इच्छा होती है कि उनका बच्चा एक हेल्दी और अच्छे इंसान के रूप में ग्रो करे। लेकिन कभी-कभी बच्चों में डेवलपमेंटल इश्यूज हो जाती हैं। बच्चों के इसी डेवलपमेंटल इश्यूज पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर शुभम रॉय, जो कि एक डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल पीडियाट्रिशियन है। तो चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ डॉक्टर शुभम रॉय से। Dr. Shubham Roy is a developmental and behavioral pediatrician. She is director of Shining Stars Child Development Center, New Delhi. She is a visiting consultant, developmental and behavioral pediatric at Sitaram Bhartiya Institute of Science and Research and Venkateshwar Hospital at New Delhi. Her clinical expertise includes diagnosis and management of children and developmental delays, disorders and disabilities. She did her MBBS from Kasturba Medical College, Mangalore and MD Pediatrics from RIMS Ranchi. She completed her training in developmental and behavioral pediatric from Umid Child Development Center, Mumbai, and PG Diploma in Developmental Neurology from Child Development Center, Kerala. She has published numerous articles in various national and international journals and presented research papers in several conferences. हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं गपशप। आज हम बात करेंगे डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल इश्यूज के बारे में इन ग्रोइंग चिल्ड्रन। आज हमारे साथ है डॉक्टर शुभम रॉय। शी इज अ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन एंड शी इज ऑल्सो अ डायरेक्टर इन स्टार्स चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर। Dr. Shubham, welcome to our show Gupshup. Thank you, Shweta, for inviting me to your Gupshup. So, today we would be talking about developmental and behavioral conditions in children, which has started rising a lot more after the COVID pandemic and is very relevant nowadays. So, thank you for the Right. invitation, Shweta. शुभम, आप पहले बताएं कि हाउ डिड यू टुक इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट डेवलपमेंटल जो इश्यूज हैं। Yes. So after completing my training in pediatrics, I was working in Delhi, and I was seeing many children in which we were seeing signs of developmental conditions like developmental delays, speech delays. ये वाली चीजें मैंने देखा बढ़ती जा रही हैं. So I felt कि मुझे थोड़ी और इसमें एक्स्ट्रा ट्रेनिंग चाहिए जिससे कि मैं इन बच्चों को और उनके पेरेंट्स या उनकी फैमिलीज को हेल्प कर सकूं in a more better manner. So then I decided to go ahead with some extra training in the form of a PG diploma and then a fellowship from Mumbai. So after that, शुभम, then MBBS के बाद में आपने ट्रेनिंग की है इसके बारे में अबाउट दिस एंटायर सब्जेक्ट? सो MBBS के बाद जैसे हमारी जो स्पेशलिटी ट्रेनिंग होती है वो मेरी जनरल पीडियाट्रिक्स में है. वो करने के बाद आई वाज वर्किंग एज अ सीनियर रेसिडेंट एंड वर्किंग इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स इन दिल्ली. जब मैं अपनी प्रैक्टिस में थी देन ओनली आई फेल्ट द नीड दैट इस एरिया में थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है. अक्सर मैंने देखा ये पेरेंट्स समझ नहीं पाते थे बच्चे को उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है, कैसे उन्हें हेल्प करें. एंड often in general pediatrics OPDs which are quite busy, हम उन्हें उतना समय नहीं दे पाते थे. तो as a developmental and behavioral pediatrician now, I mostly see children who have different developmental conditions. So यहाँ हम उन हर बच्चे को evaluate करते हैं, उसको उसके specific needs के according हम then intervention plan ready करते हैं and then we try to help the child as well as the family in this journey of different developmental conditions. शुभम, प्लीज टेल अस किस टाइप के डेवलपमेंटल इश्यूज हम देखते हैं बच्चों में? ओके, सो हम बच्चों में देखते हैं जो डेवलपमेंटल कंडीशंस वो स्टार्ट हो सकते हैं एज सिंपल एज समथिंग लाइक अ स्पीच डिले, जैसे बच्चे को बोलने में देरी हो रही है. सो वी कैन सी डेवलपमेंटल डिले लाइक डिले इन एक्विजिशन ऑफ डिफरेंट माइलस्टोन, जैसे कि स्पीच डिले हुआ या चलने में देरी हो रही है, किसी बच्चे को मोटर डिलेज हो रहे हैं.
सो डेवलपमेंटल डिलेज हम देख सकते हैं, डेवलपमेंटल डेविएंसेस लाइक इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो हम देखते हैं, जिसमें कि बच्चे को सोशलाइजेशन में, सोशल इंटरेक्शन में, कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी होती है. Then we also see conditions like ADHD, which is attention deficit hyperactivity disorder. Which are developmental conditions like a specific learning disability or a specific learning disorder, जिसमें कि बच्चा इंटेलिजेंट है फिर भी उसको पढ़ाई लिखाई में वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है टू मैच हिज एबिलिटीज. So learning disorders or learning disabilities are also a part of developmental conditions. Then there are some motor developmental conditions like developmental coordination disorder, जिसमें कि बच्चे को कुछ मोटर एक्टिविटीज करने में डिफिकल्टी होती है, उसमें स्पेशली उन माइलस्टोन्स को अचीव करने में देरी होती है. सो एक बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन से रिलेटेड कई तरह की डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जो जिनमें से कुछ कॉमन टाइप्स मैंने अभी आपको बताया. Okay. There must be lot of interaction involved because family, parents, Yes. बच्चों के साथ में lot of interaction की जरूरत होती है इसमें. Yes, actually अगर हम देखें तो जनरल पीडियाट्रिक्स में अगर हमारा एक अपॉइंटमेंट 10 या 15 मिनट्स या 20 मिनट्स का होता है, तो हियर इट टेक्स अराउंड एन आवर, बिकॉज उसमें हम बच्चे को इवैल्यूएट करना, देन उसकी स्पेसिफिक नीड्स को अंडरस्टैंड करना, उसका कंप्लीट डेवलपमेंटल असेसमेंट करना, एंड साथ में फैमिलीज को गाइड करना अबाउट एंड मेकिंग देम अंडरस्टैंड कि एक्चुअली बच्चे को क्या रिक्वायरमेंट्स है और हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऑफन दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि हमें बच्चे को क्या ये सिर्फ स्पीच डिले है या कुछ और. सो ये चीजें समझाना एंड बच्चे को क्यों जरूरत है इन इंटरवेंशंस की, ये भी समझा पाना, इसमें थोड़ा समय लगता है. एंड सो डेफिनेटली लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ इंटरैक्शन बिटवीन the caregivers and the families is involved. Right. शुभम, there is lot of confusion कि ये जो autism जो subject है, ये autism actually कौन diagnose करेगा? Yes, so आपने जो ये क्वेश्चन पूछा ये एक्चुअली बहुत रेलेवेंट है. सो ऑटिज्म की डायग्नोसिस के लिए आप आइदर एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास जा सकते हैं, या एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, या चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. ये 4 लोग हैं जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स या फिर ऑटिज्म इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं. So depending on where that particular child or the family resides, कई जगह पे developmental pediatrician नहीं होते हैं. Even somebody who is a pediatrician but has interest and अगर वो इस field में काम कर रहा है, तो ये लोग हैं जो कि autism को diagnose कर सकते हैं. अच्छा, तो क्या एक जनरल पीडियाट्रिशियन वो एकदम सक्षम होती है एक जो ऑटिज्म का जो सब्जेक्ट है, मतलब जो इशू है, क्या वो उसको प्रॉपर डायग्नोस कर सकती है? सो जनरल पीडियाट्रिशियंस सभी शायद ना कर पाए, बिकॉज सम ऑफ द पीडियाट्रिशियन दे माइट नॉट बी एबल टू गिव दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम. सी ऑटिज्म or any developmental condition, this is almost a lifelong condition. So to diagnose this, we need to be sure. We cannot just give this diagnosis to any child कि हाँ इसे speech delay है, ऐसा लग रहा है जैसे autism के symptoms. So complete evaluation होना चाहिए, जो कि time taking procedure है. So general pediatrics में अक्सर इतना समय नहीं होता. And जो जैसे ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम कंडीशन है, तो उसमें बहुत माइल्ड से लेकर सिवियर तक, काफी सिवियर तक भी हम बच्चे देख सकते हैं. तो जो माइल्डर प्रेजेंटेशन वाले बच्चे हैं, उनको डायग्नोसिस मिलना कई बार मुश्किल होती है इन जनरल पीडियाट्रिक्स ओपीडी. जो मॉडरेट टू सीवियरली अफेक्टेड हैं जो बच्चे, उनमें अक्सर डायग्नोसिस रिलेटिवली इजियर होती है, वो जनरल पीडियाट्रिक्स ओपीडी में भी हो सकती है. Okay. Shubham, just now you mentioned the word spectrum. We often hear about this word spectrum these days. तो ये spectrum disorder होता क्या है? Can you explain more elaborately about this? Yes. So spectrum का मतलब है of variable intensities and severity. So इसमें presentations बहुत ही mild हो सकती है, जो कि कई बार अर्ली चाइल्डहुड में डिटेक्ट नहीं होती है. ये बच्चे कभी कभी हमारे पास 7 years, 8 years या इवन 10 years पे भी आते हैं,
with different presentation, some difficulties in social situations. तो जो माइल्ड है वो एक एंड पे होंगे स्पेक्ट्रम के, एंड ये कंटिन्यूइंग सिवियरिटी है, इसे हम ऐसे स्लॉट्स में नहीं दे सकते. इट इज अ ऑनगोइंग कंटिन्यूइंग severity or variety of presentations. So that is the spectrum which varies from a very very mild to a severe presentation. So ये actually severity के लिए है that and each child, see अगर आपने एक बच्चा देखा है ऑटिज्म का, वो दूसरे बच्चे से काफी अलग होगा. So ये एक स्पेक्ट्रम कंडीशन इसीलिए है क्योंकि प्रेजेंटेशंस बहुत वेरिएबल होते हैं. You just now mentioned कभी कभी social issues भी होती हैं. Suppose there is a fight among the parents, तो उसका एक mental pressure बच्चे पे रहता है. How difficult it is for a pediatric to understand कि बच्चे को वो autism वाली issue है या is it something else? How do you trace the difference? Yes, so ऑटिज्म या कोई भी कंडीशन जैसे हम अगर डायग्नोज करते हैं तो देयर आर डिफरेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया व्हिच आर लेड डाउन. दीज आर स्टैंडर्ड गाइडलाइंस व्हिच वी फॉलो. अगर मैं किसी बच्चे को ऑटिज्म की डायग्नोसिस देती हूँ तो क्या वो क्राइटेरिया जो लेड डाउन है डायग्नोसिस के लिए, क्या वो फुलफिल करता है. जैसे ऑटिज्म को ही अगर हम लें तो इसमें जो डिफिकल्टी होती है, प्राइमरी डिफिकल्टी होती है, वो है सोशल इंटरैक्शन और बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाना. इसके साथ साथ ऑटिज्म में कुछ रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, थोड़े इंटेंस या रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं, और कुछ सेंसरी इश्यूज हो सकते हैं. सो हमें जब तक ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, जैसे हम अगर एक DSM क्राइटेरिया अगर हम बात करें तो देखते हैं, तो अगर ये बच्चा DSM क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है क्लिनिकली, या और कई टूल्स भी होते हैं, देयर आर डिफरेंट साइको डायग्नोस्टिक टूल्स व्हिच आर अवेलेबल, तो क्या बच्चा वो क्राइटेरिया वहां मीट कर रहा है, तभी हम एक बच्चे को इस कंडीशन की डायग्नोसिस दे सकते हैं. सो अगर किसी और बच्चे में फैमिलियल एनवायरनमेंट की वजह से कोई डिफिकल्टी आ रही है, सो वो हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे. अगर बच्चा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मीट कर रहा है, देन ओनली वी गो अहेड विद द डायग्नोसिस. Okay. Are there some kind of test that needs to be done to diagnose whether the child is suffering from some disorder? Yeah, it is only while interaction you get to know कि ये autism नहीं, some kind of दूसरा issue है. So जैसे ये मैंने टेस्ट की बात करी, so these tests which are psychological tests और psycho diagnostic tests, ये इंटरैक्शन एंड ऑब्जर्वेशन से ही किए जाते हैं. सो इसमें हम कोई ब्लड टेस्ट नहीं करते, वी डू नॉट गो फॉर न्यूरो इमेजिंग या कोई और टेस्ट अनलेस एंड अनटिल उस स्पेसिफिक बच्चे में कुछ रिक्वायरमेंट हो. बट अदरवाइज ऑटिज्म या ज्यादातर दूसरे जो डेवलपमेंट की कंडीशंस है उसकी डायग्नोसिस, इंटरैक्शन एंड इसको सपोर्ट करने के लिए हम टूल्स का यूज करते हैं. सो दीज टूल्स ऑल्सो रिक्वायर ऑब्जर्वेशन एंड इंटरैक्शन विद द चाइल्ड एज वेल एज गेटिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट्स. Alright. शुभम, हर पेरेंट्स को एक हमेशा फिक्र रहती है कि उनका बच्चा प्रॉपरली एक टाइमली फ्रेम में, प्रॉपर टाइम में उनका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं. तो जब वो थोड़ा बहुत कुछ इशू आते भी हैं तो पेरेंट्स आर, सिंस दे आर नॉट इन अवेयरनेस, तो दे टेंड टू इग्नोर दैट. तो ये कौन सी एक साइन या कौन सा एक सिम्टम जो अलार्मिंग होना चाहिए फॉर अ पेरेंट टू अंडरस्टैंड कि उनका बच्चा को कोई एक डिसऑर्डर हो रहा है? सो बहुत सारे चेकलिस्ट होते हैं डिफरेंट डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के. तो हर माइलस्टोन का एक रेंज होता है जिसके बीच एक बच्चा वो स्किल्स अचीव करता है, राइट. तो जब भी वो जनरल पीडियाट्रिक्स जैसे वैक्सीनेशन विजिट पे गए तो जनरली वो चेकलिस्ट द पीडियाट्रिशियन यूजुअली आस्क देम कि क्या ये बच्चा ये चीजें कर रहा है. लेकिन अगर उसमें से कोई डिफिकल्टी आती है तो द पीडियाट्रिशियन कैन स्क्रीन, या फिर अगर पेरेंट्स खुद ही अगर ऑब्जर्वेंट है तो मैं कुछ साइंस एंड सिम्टम्स बताना चाहूंगी जो कि हम एज अ रेड फ्लैग ले सकते हैं, राइट. राइट, एग्जैक्टली. यस. सो जैसे हम ऑटिज्म की ही अगर बात करें तो कुछ रेड फ्लैग्स ऐसे होते हैं जो इवन अर्ली चाइल्डहुड से अपरेंट होने लगते हैं. जैसे 1 साल के
अंदर का बच्चा आई कांटेक्ट देना 2-3 मंथ्स पे ही शुरू कर देता है, बैक एंड फोर्थ क्यूइंग स्टार्ट हो जाती है। अगर हम उसको कुछ साउंड्स करें तो बच्चा भी रिस्पॉन्स में कुछ और साउंड्स भी करता है, आई कांटेक्ट देता है। हम अगर उसके नाम को बुलाते हैं तो बच्चा रिस्पॉन्ड करता है। सो इफ अ चाइल्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू हिज नेम कॉल बाय 1 ईयर, या फिर आपको आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, अब अकेला खेलना पसंद कर रहा है, दूसरों से इंटरैक्ट करना पसंद नहीं कर रहा है, तो ये अर्ली रेड फ्लैग्स हम देख सकते हैं। इवन दो हम 1 ईयर के बच्चे को डायग्नोज नहीं करेंगे, लेकिन हम ये रेड फ्लैग्स अगर आइडेंटिफाई करें तो हम इन बच्चों को उसी समय से स्टिम्युलेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि अर्ली इंटरवेंशन होता है, ताकि वो बच्चा जहां जो गैप्स आ रहे हैं उसके डेवलपमेंट में, वहां पे वो हम काम कर सके और द चाइल्ड कैन पिक अप दोज स्किल्स। तो ये अर्ली लाइक फर्स्ट ईयर पे हैं। उसके बाद अक्सर ऑटिज्म में बच्चे प्रेजेंट करते हैं स्पीच डिले के साथ, दैट हमारा बच्चा बोल नहीं रहा है। बोल नहीं रहा है, उसके साथ साथ कई और चीजें भी ऑटिज्म में हमें देखने को मिलती है, जैसे वन विच आई ऑलरेडी टोल्ड कि बच्चा नाम को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। जैसे अगर पेरेंट्स ने कहा कि नहीं ये सुनता तो है बच्चा, हमने टीवी चलाया, राइम्स चलाई, बच्चा दौड़ कर आता है, लेकिन वहीं हम अगर उसके नाम को बुलाते रहे तो द चाइल्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। अगर हम कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं पॉइंट करके, जैसे एरोप्लेन या कुछ ऐसी चीजें, बच्चे का अटेंशन ड्रॉ करना बहुत डिफिकल्ट होता है, हम उसे दिखा नहीं पाते। और बच्चा खुद भी अपने इंटरेस्ट को दिखाने की पॉइंटिंग करके या पेरेंट्स को का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करके दिखाने की कोशिश नहीं करता। स्पीच डिले के अलावा स्पीच की अंडरस्टैंडिंग में भी डिफिकल्टीज होती हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन दिया दैट ये जाओ मम्मी को दे दो या पापा को दे दो, तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाना। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हमें ऑटिज्म में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ रिपीटेटिव बिहेवियर्स, जैसे कि अपने हाथों को फ्लैप करना, गोल गोल घूमना, आंखों को टेढ़ा करके कुछ चीजों को देखना, इस तरह के सिम्टम्स भी साथ में एसोसिएटेड होते हैं ऑटिज्म में। और कुछ सेंसरी इश्यूज, जैसे कुछ बच्चों को अगर हम घर में मिक्सर ग्राइंडर चलाया या प्रेशर कुकर चलाया तो वो कानों को कवर करना, तो ये चीज, या लाइट से एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी होना या कम सेंसिटिविटी होना, तो ये सब इस तरह के सिम्टम्स भी साथ में एसोसिएटेड होते हैं। और जब हम ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं इन इस तरह के सिम्टम्स की, then only we go for a diagnosis for a child. Okay. Shubham, I also know about attention deficit disorder के बारे में, या हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। यस, सो ADHD अगर हम इस वर्ड को ही देखें तो इसका फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इस कंडीशन में बच्चों को अटेंशन डेफिसिट, जैसे कि जो ये वर्ड है, इनको अटेंशन फोकस करने में कई बार डिफिकल्टी होती है ऑन सर्टन थिंग्स। फॉर एग्जांपल जैसे पढ़ाई लिखाई का काम हो गया, जिसमें एक सस्टेन मेंटल एफर्ट लगाने की जरूरत होती है। दे हैव दिस काइंड ऑफ डिफिकल्टी इन फोकसिंग देयर अटेंशन ऑन समथिंग व्हिच रिक्वायर्स सस्टेन मेंटल एफर्ट। कई बार उनके अंदर और भी इनअटेंशन के साइंस, जैसे हमने बुलाया, अगर बच्चा टीवी देख रहा है तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, कई बार बुलाना पड़ता है। अपनी रोजमर्रा में की चीजों में फॉरगेटफुल होना, जैसे स्कूल गया है बच्चा, वहां पे अपनी पेंसिल छोड़ाना, पेंसिल बॉक्स, वाटर बॉटल, ऐसी चीजें बार बार मिस करना। तो अपनी चीजों पे अटेंशन नहीं दे पाना, जहाँ पे पढ़ाई लिखाई है वहां पे इजीली डिस्ट्रैक्ट होना। जैसे फोकस करना है अगर पढ़ाई पे, तो द चाइल्ड इज बिजी सीइंग व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड हिम, यहाँ क्या हो रहा है, उधर कौन है। इस तरह से तुरंत जस्ट नाउ ये जो चीजें आप बता रहे हैं, आई डू अंडरस्टैंड, बट मेनी अ टाइम्स आई हैव सीन इन फैमिलीज, जो ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं, जब ये सारी चीजें होती है, मेनी अ टाइम्स पेरेंट्स थिंक कि ये बच्चा थोड़ा लापरवाह है या चुलबुला है, इस टाइप की चीजें बच्चे पेरेंट्स समझते हैं, एंड दे थिंक दैट दिस इज वेरी नॉर्मल, बिकॉज अगर वो थोड़ा ढीला हो गया काम पे या उसने पढ़ाई नहीं की है, वो स्लो लर्नर है, एंड देन पेरेंट्स को सिंस अवेयरनेस नहीं है तो इस चीज को वो थोड़ा ओवरलुक करते हैं। तो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? So here I will say one thing. See,
इनअटेंशन होना या हाइपर एक्टिव. सो लाइक ADHD में देयर इज वन एलिमेंट ऑफ हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव बिहेवियर, जिसमें बच्चा क्लासरूम में नहीं बैठ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह लगातार ऐसे दौड़ रहा है जैसे लगता है कोई मोटर लगी हो एंड द चाइल्ड इज रनिंग कंटिन्यूसली. सो ये सभी सिम्टम्स हर बच्चे में नहीं होंगे, लेकिन हम किसी भी कंडीशन को एक डिसऑर्डर या डायग्नोसिस तभी देते हैं व्हेन इट इज कमिंग इन द वे ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ए चाइल्ड. बच्चे चुलबुले होते हैं, लापरवाह भी हो सकते हैं, लेकिन क्या ये इतना सिवियर है कि बच्चा रोज अपने डे टू डे लाइफ में फंक्शन करने में उसको डिफिकल्टी हो रही है? क्या वो अपने क्लासरूम टास्क इनकम्प्लीट छोड़ दे रहा है? क्या वो जो भी एक्सपेक्टेड उससे स्टडीज में टारगेट है या बिहेवियर में जो डिफिकल्टी, क्या कहीं ना कहीं ये सिम्टम्स उसके रास्ते में आ रहे हैं? So only when the functioning of a child is impaired, we provide, or the performance is being affected, then only we go ahead with the diagnosis. अगर When should बच्चा a parent get alarmed? So अगर हम इन जनरल डेवलपमेंटल कंडीशंस के बारे में बात करें तो अक्सर हमारे पास पेरेंट्स तब आते हैं जब कहीं ना कहीं फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो रही होती है. Either the child is not able to do well in studies or not sitting in the classroom, या फिर there are some behavioral issues in the classroom, जैसे किसी और बच्चे को हिट कर देना या कुछ और चीजें. तो स्कूल से कंसर्न्स आने लगते हैं, and when the school asks them that अभी you need to get a developmental evaluation or an assessment done. So ये कई बार इसमें हम पेरेंट्स वेट करते रहते हैं till the time the situation is almost going out of their hands. So अगर हमें सिम्टम्स दिख रहे हैं कुछ ऐसे जो पेरेंट्स को लगता है कि ये शायद अभी नहीं होना चाहिए या कुछ और बच्चों से अलग हो रहा है, सो अगर उन्हें कभी भी कंसर्न आते हैं तो हम जितनी जल्दी इंटरवीन करें, द अर्लियर वी इंटरवीन द बेटर रिजल्ट्स वी गेट. सो अगर डेवलपमेंट में कहीं भी उन्हें लगता है डिले आ रही है, देयर इज सम डिले इन एक्विजिशन ऑफ माइलस्टोन्स या फिर परफॉर्मेंस में कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, तो हम अगर जल्दी काम करें तो हम जो भी कंडीशन है उसकी ट्रेजेक्टरी को मॉडिफाई कर सकते हैं. Shubham, what do you want to say as far as the acceptance is concerned? Many a times parents are not able to accept कि उनका बच्चा ये चीज सफर कर रहा है. तो what do you have to say on that? क्योंकि एक डिनायल रहता है पेरेंट्स का कि हमारे बच्चे के साथ ये हो ही नहीं सकता, माय किड इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सी, ये अक्सर हमारे साथ होता है दैट मैंने एक बच्चा, फॉर एग्जांपल 3-year-old चाइल्ड, एंड आई एम डायग्नोजिंग द चाइल्ड विद सम कंडीशन और अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर. सो पेरेंट्स को लगता है नहीं, ऐसा तो नहीं लगता, हमें लगता है कि सिर्फ बच्चा बोल नहीं रहा है, अगर वो बोलेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. ये हम अक्सर अपनी डे टू डे लाइफ प्रैक्टिस में फेस करते हैं. सो मेरा पेरेंट्स को तब यही कहना होता है दैट we should not be focusing too much on the diagnostic label, but because we need to provide supports to the child. You are here because, or you are seeking out help because you know that there is something which is not going right. So हमें बच्चे को उसकी जरूरतों के अनुसार supports provide करने की जरूरत है. Diagnostic label can help them get certain things later or certain facilities later. So that way diagnostic labels are important. But our goal is not to label, but to enable the child to achieve their milestones or to achieve success in life. So हमें बच्चे को supports provide करने हैं जहाँ वो lack कर रहा है, rather than focusing on the diagnosis. जहाँ पे पेरेंट्स को acceptance में difficulty आती है, अक्सर हम इसी तरह से start करते हैं that at least focus on where the skills are deficit, and often parents agree कि हाँ हमें पता है यहाँ दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमें बच्चे के साथ काम करना है. एंड अगर डिनायल के कारण पेरेंट्स अगर डिनायल में है एंड दे डोंट स्टार्ट वर्किंग इमीडिएटली, सो हमें वहां बच्चे के को सपोर्ट्स मिलने में डिले होने से और परेशानी बढ़ सकती है. सो देयर दिस इज द वे वी यूजुअली नेविगेट दैट. हम पेरेंट्स को डायग्नोस्टिक लेवल पे फोकस करने से ज्यादा बच्चे की चैलेंजेस पे फोकस करने को कहते हैं, एंड देन वी स्टार्ट वर्किंग देयर. Okay. Shubham, please explain ये कैसे differentiate करें between autism and ADHD? Yes. So autism जो है condition, जैसा मैंने पहले बोला, it is a predominantly a difficulty in
इंटरक्शन एंड कम्युनिकेशन, जिसमें बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी होती है, दूसरों से सोशलाइज होने में डिफिकल्टी होती है। सो ऑटिज्म का जो कोर सिम्टम है वो हाइपर एक्टिविटी नहीं है, बट ये सिम्टम्स है। हाइपर एक्टिविटी कैन बी प्रेजेंट इन ऑटिज्म ऑल्सो, लेकिन ये सोशल डिफिकल्टी होना और दूसरों से कम्युनिकेट नहीं कर पाना, ये हम एडीएचडी में नहीं देखते। एडीएचडी में जो सोशल डिफिकल्टीज होती है वो अक्सर सेकेंडरी होती है। मतलब बच्चा अगर अपनी लाइन में टर्न में वेट नहीं, अपनी टर्न की वेट नहीं करना चाहता है, वो क्लास में अगर क्वेश्चन पूछा गया तुरंत आंसर कर देना, उन्हें कई बार सेल्फ रेगुलेट करने में डिफिकल्टीज होती है, तो उन्हें सोशलाइजेशन में प्राइमरी डिफिकल्टी नहीं होती है, बट उनके बिहेवियर्स के कारण कई बार उन्हें सेकेंडरीली फ्रेंडशिप्स मेंटेन करने में डिफिकल्टी होती है। सो ADHD इज नॉट प्राइमरीली रिलेटेड टू अ कम्युनिकेशन डेफिसिट, जो कि हम ऑटिज्म में देखते हैं, जहां कोर सिम्टम इज difficulty in back and forth communication and socialization, which is not the core symptom in ADHD. ADHD is about hyperactive and impulsive behavior, as well as lack of attention or difficulty in focusing or concentration and easy distractibility. All right. Shubham, we also know that there are sleeping disorders in autism. Because होता क्या है, because ये अगर issue हो रही है तो पेरेंट्स का भी लाइफ कहीं ना कहीं से डिसबैलेंस हो जाता है. What do you have to say on this? Yes. सो ऑटिज्म के साथ कई तरह के स्लीप प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड होते हैं, जैसे रात को देर से सोना, जैसे हमारी बॉडी में एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन बनता है इवनिंग में जो राइज करना शुरू करता है। सो ये मेलाटोनिन हार्मोन कभी कभी ऑटिज्म के बच्चों में देखा गया है। इसका सेक्रीशन लेट से स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से ये रात को 1 बजे 2 बजे, कुछ बच्चे 3-4 बजे भी सो रहे होते हैं, एंड डेफिनेटली उसके बाद वो उठते भी लेट से हैं, एंड द एंटायर फैमिलीज लाइफ इज डिस्टर्ब। If both the parents are working, it is very difficult, and I have often seen this happen. And कई बार इन बच्चों को these parents are both the husband and the wife both are working people. पहले के टाइम में things were different because only the husband used to work and the woman used to stay at home. लेकिन अभी ऐसा नहीं है, both the people are working. So how difficult it is, we can easily understand. It is very difficult for the families, but there are means and ways to help the child as well as the family. So हम इन बच्चों के लिए families को sleep training देते हैं, so that they start following certain bedtime rules and which is called as a sleep hygiene or a bedtime routine. So कई बच्चों में एक रेगुलर बेड टाइम रूटीन या स्लीप हाइजीन अगर हम प्रैक्टिस कर पाए तो उनमें हमें इम्प्रूवमेंट मिलती है। कुछ बच्चों को हम कुछ मेडिसिन जैसे कि मेलाटोनिन होता है वो एज अ सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं टू रेगुलेट देयर स्लीप साइकिल्स। सो देयर आर मीन्स एंड वेज टू हैंडल दिस। ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं सो रहा है सो देयर इज नो मीन्स टू हेल्प देम आउट। सो एंड डेफिनेटली वंस द स्लीप पार्ट इज टेकन केयर ऑफ वेल, बच्चे के बहुत सारे सिम्टम्स जैसे कि हाइपर एक्टिविटी, अग्रेशन, इन सब में भी बहुत कमी आती है। सो स्लीप पे काम करना भी हमारे जब हम इंटरवेंशन प्लानिंग करते हैं उसमें का एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। शुभम, इन वेस्टर्न कंट्रीज ये जो सब्जेक्ट है डेवलपमेंटल इश्यूज के बारे में, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की सोसाइटी ने बहुत सारे एक मैकेनिकल पूरा मैकेनिज्म एक पूरा सेट किया हुआ है कंपेयर टू इंडिया। यहाँ पर बिकॉज प्रॉपर स्कूल्स वैसे नहीं है जो जहाँ पर ट्रेन्ड टीचर्स हैं या जो लैक कर रहे हैं यहाँ पर। तो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? यस, सो जैसा आपने कहा बाहर कई कंट्रीज में, लाइक इफ यू टॉक अबाउट USA etc., so there they have a system which is in place. In India we are beginning to have such a system in place. Government has also started some health programs to pick up the developmental delays and disabilities earlier. जैसे उनका एक प्रोग्राम है RBS के, जिसमें भी developmental delays and disabilities को early pick करके, and then उनके लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट जगहों पे डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर स्टैब्लिश किए हैं जो कि कई जगहों पे अवेलेबल हैं। प्लस
यस डेफिनेटली स्कूल्स में अभी हमें उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए. इंक्लूसिव Right. एजुकेशन अभी पूरी तरह से इंडिया में प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है. Here we Mhm. also have a huge population to cater to. हर स्कूल में number of Right. children like in a classroom is around 40, which is somewhere on the average. So Mhm. अगर आप देखो that there are 40 children in a classroom, so sometimes I also think about the schools that they have one teacher in the classroom who is handling all of the kids as well as children who have some sort of developmental conditions. So Mhm. उनके लिए कई बार मुश्किल होता है. So we do have to start working on these things. हमें अब शुरुआत हुई है. There are some schools जो inclusive education provide कर रहे हैं, which is mostly now in metro cities. Smaller cities में I Mhm. would say the problem is much bigger. Like in a metro city like Delhi or maybe Mumbai and other cities, inclusive schools are increasing and they are increasingly provide more and more support. And there are Mhm. organizations also who are training people who can work in the school setup as a link between the parent and the teacher. So we actually need to work more in this manner because inclusive education still in India is a big challenge. Yes, the ratio is very less compared if you compare it Yes. with the Western countries. Metro cities may still we are beginning, but I would say smaller cities may and towns may it is very difficult for the parents. There is hardly any support. So somewhere maybe Mhm. we are starting, but we do need to work more in this field. शुभम, ऑटिज्म को पूरी जड़ से क्या हटाया जा सकता है? So, like autism is not a disease, but we call it as a disorder, and Mhm. it is there inside. Like, we cannot cure autism, but we can Mhm. definitely modify the course of the condition. ऑटिज्म की वजह से जो बच्चे में चैलेंजेस आ रहे हैं, जो चीजें वो नहीं कर पा रहा है या उसको जो डिफिकल्टीज हो रही है, हम वहाँ बच्चे को सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं सो दैट द चाइल्ड कैन रीच हिज और हर फुल पोटेंशियल. सो ऑटिज्म Okay. का क्योर एज सच अभी अवेलेबल नहीं है, बट डेफिनेटली द Mhm. कोर्स कैन बी मॉडिफाइड and the earlier we start working, the better results we get. So what measures should a parent take when autism is being diagnosed in their child? Yes. So जैसे ऑटिज्म से अगर एक बच्चे को डायग्नोसिस मिली है ऑटिज्म की, Mhm. so often the parents needs some sort of emotional and mental support at that point of time because Mhm. often like you we already discussed about that they are sometimes in denial. So उन्हें Mhm. encourage करना that we do need to start working on the child. एंड वो Mhm. अपनी तरफ से कुछ चीजें कर सकते हैं जैसे स्क्रीन टाइम को कट डाउन करना जितना पॉसिबल हो Mhm. सके. आइडियली इट शुड बी जीरो इन वेरी यंग चिल्ड्रन. सो स्क्रीन टाइम को कट करना, बच्चे को इंटरैक्टिव प्ले में एंगेज करना, बैक एंड फोर्थ इंटरैक्शन जहां इन्वॉल्व हो, Mhm. उसे अपॉर्चुनिटीज Can प्रोवाइड all this करना. be done by the parents and by the family members itself at home, or do they need तो to go out and go into some यस. kind of तो interactive sessions or counselors? तो ऑटिज्म की का जो मैनेजमेंट है विच इज बीइंग Mhm. डन बाय ए मल्टी डिसिप्लिनरी टीम. तो इस टीम Mhm. में साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, साथ में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट. तो डिपेंडिंग ऑन Mhm. व्हाट अ पर्टिकुलर चाइल्ड नीड्स, सो ये सबका एक कंबाइंड अप्रोच होता है डिपेंडिंग ऑन दैट नीड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड. तो वो सपोर्ट्स तो Mhm. जरूरी है, लेकिन बच्चा थेरेपी सेंटर में मे बी 1-1.5 घंटा या 2 घंटा बिताता है पर डे. बट Mhm. फैमिलीज जो कि उसके साथ पूरे समय हैं, उन्हें भी Mhm. अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव लाने से उन बच्चे में हम और ज्यादा इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं. सो जब हम Okay. ऑटिज्म पे काम करते हैं, सो द वर्क इज इट इज अ कोलैबोरेटिव अप्रोच ऑफ द टीम ऑफ doctors and healthcare providers along with the families. So it is working with Mhm. the families, नॉट ओनली विद द चाइल्ड बट विद द फैमिली. हमें फैमिली के साथ काम करना है, उन्हें भी बताना है वो क्या कर सकते हैं. सो जैसे मैं Mhm. बता रही थी दैट दे नीड टू बी मोर प्रोवाइड मोर इंटरेक्शन टू द चाइल्ड. उसे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना जहाँ वो उसे सोशलाइजेशन के मौके मिले, Mhm. Right. और साथ में उसे डे टू डे एक्टिविटीज में एंगेज करना.
दूसरे बच्चों के साथ खेलने के मौके देना, तो ये चीजें हैं। और स्पेसिफिकली कुछ चीजें जो हम पेरेंट्स को बताते हैं दैट दे नीड टू स्टार्ट वर्किंग एट होम, तो घर पे भी करना है और साथ में प्रोफेशनल सपोर्ट की भी जरूरत है, सो दैट वी गेट द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स। ओके। एंड शुभम ऑल्सो टेल अस कि जैसे ऑटिज्म एक जो छोटे बच्चे में जब डायग्नोज होता है एंड व्हेन द चाइल्ड इज लिटिल ओल्डर, मे बी एन एडोलेसेंट और से, सो हाउ विल यू हैंडल दोज टू, बिकॉज वो दोनों ही एक डिफरेंट पैरामीटर्स में है, वो हाउ कैन अ पेरेंट फैमिली मेंबर्स किस तरह से उस चीज को हैंडल कर सकते हैं? यस, सो ये दोनों आप एज ग्रुप्स जो बता रहे हैं तो एक्सट्रीम्स हुए। जैसे जब छोटा बच्चा एक डायग्नोज होता है तो हमें फैमिलीज को ट्रेन करना है कि वो कैसे उसके साथ काम करें, उसको कैसे मदद करें जहाँ डिफिकल्टीज आ रही हैं जो स्किल्स अचीव करने में, तो वहाँ हम पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं, साथ में बच्चे के साथ डायरेक्टली काम करते हैं। ऑफन व्हेन आर older child or an adolescent is diagnosed, often we need to take 1:1 sessions with that adolescent or the older child, because they often feel that they are different. They come to us at that stage because there are some difficulties or challenges that they are facing in their day-to-day lives, and then we feel that there is something which needs to be evaluated more, and we come to the diagnosis that the child or the adolescent has autism. But here we need to work directly with that adolescent, usko mental health support provide karna, so that the problems which he or she is facing, we can help the child or the adolescent to navigate through those. So वहाँ बड़े बच्चे के साथ मेंटल हेल्थ सपोर्ट उसे प्रोवाइड करना ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। फैमिलीज को तो डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग एक छोटे बच्चे को हैंडल करना, बिकॉज बच्चा बोल ही नहीं पा रहा है, आपको समझा ही नहीं पा रहा है। इट इज ओनली द पेरेंट हु हैज टू सी एंड अंडरस्टैंड कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है। व्हेन इज यू नो ओल्डर चाइल्ड इज एबल टू से, बट देन मे बी इज नॉट एबल टू रियलाइज कि प्रॉब्लम क्या है। एंड पेरेंट्स children nowadays, we are also seeing older children or adolescents who are coming with a self diagnosis that मुझे लगता है कि मुझे ADHD है, या मुझे लगता है that I have autism. So this also we have started seeing, because sometimes they feel they are different from others, they are not able to understand others so well. They start, now we have access to internet and Google, which do which gives them certain hints. So we are also seeing them reach out to us that I think I have some difficulty, there is something which is different in me. So हम ये भी अभी देख रहे हैं, so they do require some kind of supports to help them navigate through their challenges. Shubham, what tips would you like to give to such parents or family members who are having a child who is suffering from autism? So I would say that like most of the families who I see, I feel they are doing great job. I would say your journey is a little difficult, but hold on to it. You are doing great job. So often they need a little hand holding in their journey through this. So we help them navigate the challenges. So we are there together with them to help them through this. All they need is a little bit of guidance and support, I guess. And सोसाइटी में ये ऑटिज्म को लेकर देयर इज लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, इसके बारे में व्हाट वुड यू लाइक टू से? So I would say अभी society में here in India we do need to start working more and more about it. So one of the important things is raising awareness, क्योंकि कई बार awareness ही नहीं होती. Often several derogatory terms are being used by people because वो नहीं समझ पाते हैं. So neurodiversity जिसे हम कहते हैं, so we all are different. So being open to accepting others the way they are, ये चीज हमें अभी और इस पे काम करने की जरूरत है. So acceptance for neurodiversity is a challenge here. So इसमें हम सभी को मिलकर ही काम करना है, like हम आप और सोसाइटी को. So तभी हम उन बच्चों को जिन्हें डेवलपमेंट रिलेटेड कोई डिफिकल्टीज आ रही हैं, तभी हम उन्हें बेस्ट पॉसिबल एनवायरनमेंट अगर हम दे पाए, तो हम उनके अंदर वो भी अपना बेस्ट पॉसिबल जो उनकी एबिलिटीज हैं, दे कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ दोस. So an accepting environment is something we all need to work together for.
And Shubham, before we wrap up, please give us a message to the viewers and to those parents and families who are watching this Gupshup show. Yes. So I would want to give this message that, like we talked about, a lack of acceptance. So together as a society, we need to be more accepting towards neurodiversity, जो कि अभी Mm-hmm. which is on the rise. So we should all be open to accept others the way they are. So here we all need to work collaboratively, not only the parents and the doctors, but the society as a whole. So this is what one thing I would definitely want to uh, give as a message to everyone. Okay, right. Thank you so much for coming to our Gupshup show. It was a pleasure having you here. Thank you so much, Shweta. It was really nice interacting with you, and thank you for inviting me. Same here. Same here. Thank you so much. Thank you.